हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के आए एनेस्थीसिया, जो कि हमारे सीपीसी एग्जाम में एक चैप्टर है एनेस्थीसिया का। सीपीटी से एनेस्थीसिया से हमें 4 नंबर मिलते हैं सीपीसी के एग्जाम में, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, जहां से हम आसानी से 4 नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। हमारे सीपीसी एग्जाम में 70 नंबर चाहिए होता है पासिंग मार्किंग, जिसमें से 4 नंबर आपको नॉर्मली एनी हाउ मिल ही जाता है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। बस थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है गाइडलाइंस चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। एनेस्थीसिया गाइडलाइन में सिचुएशन ये है, एक ही टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, और सर्विसेज किस तरीके की होती हैं, प्लस उसमें सप्लाई और सारी चीज़ें क्या क्या हैं, वो चीज़ें होती हैं, है ना। उसके बाद देखा जाए तो जो सेपरेट प्रोसीजर्स हैं वो है, अनलिस्टेड है, स्पेशल रिपोर्ट्स है, एनेस्थीसिया के मॉडिफायर्स हैं, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर है ना, क्वालिफाइड सर्कमस्टांसेस है ना। उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ मैं। तो इसमें हमारी जो सीपीटी रेंज होती है एनेस्थीसिया की, वो होती है 00100 से 01999 तक। ये हमारा सीपीटी रेंज होता है एनेस्थीसिया का। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रेंज में जो भी आएगा वो सारे के सारे जो है सीपीटी एनेस्थीसिया के होंगे। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आपको इसमें मेन चीज पढ़ा देता हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है टाइम रिपोर्टिंग। टाइम फॉर एनेस्थीसिया प्रोसीजर मे बी रिपोर्टेड एज इज customary in the local area, है ना। local area anesthesia time begin when the anesthesiologist begin to prepare to the patient of the induction of the anesthesia in the operating room or in on equivalent area, and end when the anesthesiologist is no longer its personal attendance. That is when the patient may be safely placed under पोस्ट ऑपरेटिव सुपरविजन। इसका मतलब सिचुएशन ये है कि टाइम बेस्ड रिपोर्टिंग क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। मैं आपको अभी वो चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें ना जब से जो भी कोई देखिए होता क्या है, जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के टाइम पे एनेस्थीसिया का अलग ही रोल होता है, क्योंकि कोई बड़ी सर्जरी होती है तो उस समय पे एनेस्थीसिया देना बहुत जरूरी, क्योंकि जो पेन होता है उस पेन को रोकने के लिए, मतलब बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया भी कई तरीके की होती है। तो मेजर सर्जरीज में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि जो बॉडी है पेशेंट की वो अनकॉन्शियस हो जाए, जिसके उसके शरीर में कोई हलचल ना रहे और आसानी से कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट हो सके। तो उस सिचुएशन में जब कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एनेस्थीसिया देता है, यानी कि डॉक्टर अलग होता है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अलग होता है। जो सर्जन होता है वो सिर्फ सर्जरी करता है, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो एनेस्थीसिया देता है कि सर्जरी स्टार्ट होने के लिए। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पहले एनेस्थीसिया दे देता है, उसका अपना अलग हिसाब किताब होता है। तो जब एनेस्थीसिया फुल फाइनल हो जाता है तब सर्जन आता है अपना सर्जरी स्टार्ट करने। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का अलग ही चार्ज होता है, उसको सिर्फ एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, ताकि सर्जरी आसानी से हो सके, और सर्जरी के बाद पेशेंट को बैकअप करना है, यानी कि उठा देना है कि यानी हाँ वो प्रॉपर वे में आ जाए और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाए। तो जब भी कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उसका टाइम, उसका जो होता है हिसाब किताब वो टाइम बेस होता है। तो जब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जैसे कोई पेशेंट है एडमिट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि हाँ जी इनकी एब्डोमिनल सर्जरी होनी है या हार्ट की सर्जरी होनी है, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या करेगा, मान लो 11 बजे हो, उस पेशेंट के साथ लग जाएगा, दवाई सुई इंजेक्शन देना शुरू करेगा। अभी 11 बजे से 11:30 बजे तक पेशेंट को अनकॉन्शियस कर दिया, तो इसका मतलब वो 30 मिनट उस पर काम किया, यानी कि जब उसने स्टार्ट किया पेशेंट के लिए काम करना, वो प्रिपरेशन हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया, सर्जरी के लिए उन पेशेंट को डॉक्टर को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद जितना टाइम वहां पे लगा, देन उसके बाद जब पेशेंट, यानी कि अभी भी वो अंडर एनेस्थीसिया वहां पे ही अवेलेबल रहता है, और जब तक पेशेंट सर्जरी के बाद बैकअप ना हो जाए तब तक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का मिनट आवर्स जो भी टाइमिंग चलता रहता है, जब तक कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको नर्स को हैंड ओवर ना कर दे तब तक उसका टाइमिंग चलता रहेगा। उस टाइम के हिसाब से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को चार्ज प्रोवाइड किया जाता है।
ठीक है, तो बेसिक गाइडलाइन यही है। इसके बाद आके देख लेते हैं एनेस्थीसिया सर्विस रेंडर इन द ऑफिस, होम और हॉस्पिटल। एनेस्थीसिया कहीं भी रेंडर हो सकता है, ठीक है। कंसल्टेशन एंड अदर मेडिकल सर्विस आर लिस्टेड इन द इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस सेक्शन। ईएनएम की अलग ही सर्विस है, उसमें हम अलग ही तरीके से समझेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब सर्विसेज यहाँ वहाँ हर जगह पे हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है सेपरेट और मल्टीपल प्रोसीजर्स व्हेन मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग अ सिंगल एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, द एनेस्थीसिया कोड representing the most complex procedure is reported. The time reported is the combined total for all procedure। देखो यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने कर दिया कि जब मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं ना, उस सिचुएशन में एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, तो उस समय पे टाइम रिपोर्टेड इज द कंबाइंड टोटल फॉर ऑल प्रोसीजर्स, ठीक है। ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट क्या है। स्पेशल रिपोर्ट में अगर हम देखें, लिखा है सर्विस दैट इज अ really provided unusual, variable or new may require special report. And a patient information should include the adequate definition or description of the nature, extent and need to the procedure and the time, effort and equipment necessary to provide the service। एक कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं स्पेशल, जिस सिचुएशन में सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है ना। एनेस्थीसिया मॉडिफायर्स, हालांकि इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कुछ ही चीजें याद रखनी। फिजिकल मॉडिफायर स्टेटस, टाइम ड्यूरेशन, कि पेशेंट कब से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कब से सर्विस स्टार्ट करी है और कब पेशेंट को होश आ जाए वो नर्स को हैंड ओवर कर दे, वहां तक का उसका टाइम ड्यूरेशन आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा, आप वहीं से आइडिया लगा लेंगे। बस ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए कि टाइम बेस याद रहेगा। Modifier or anesthesia service are reported by use the anesthesia 5-digit procedure code plus the additional physical status modifier। ये जो देख रहे नीचे फिजिकल स्टेटस, ये 5 और 6 होते हैं, है ना। इनके हिसाब से पेशेंट का स्टेटस नापा जाता है कि कौन सा पेशेंट किस स्टेटस में, क्योंकि जब उसका कुछ रिपोर्ट्स या फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो उस समय पे हमें ये एनेस्थीसिया मॉडिफायर काफी काम आता है। तो आइए देखते हैं फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर क्या है। फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर इज रिप्रेजेंट बाय द इनिशियल लेटर P, है ना, followed by a single digit of 1 to 6 as defined in the following list। यानी कि P से स्टार्ट होगा, अब 1 to 6 होगा। तो P1 यानी कि जो कोई भी पेशेंट है वो नॉर्मल और हेल्दी पेशेंट है ना। एनेस्थीसिया उसको दिया जा रहा है जो कि नॉर्मल और हेल्दी है, ठीक है। P2 अ पेशेंट विथ माइल्ड सिस्टमैटिक डिजीज, यानी कि पेशेंट के साथ कुछ नॉर्मल सिस्टमैटिक डिजीज है, कोई बीमारी है। P3 अ पेशेंट विथ सीवियर सिस्टमैटिक डिजीज, जो P3 है वो पेशेंट, उस पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम है कोई, है ना। आते हैं P4 पे। P4 पे अगर देखेंगे, अ पेशेंट विथ सीवियर सिस्टमैटिक डिजीज दैट इज द कंस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, मतलब पेशेंट जो P4 है उसके साथ सीवियर सिस्टमैटिक डिजीज के साथ साथ ऐसी समस्या है कि उसकी लाइफ को भी खतरा है उससे। P5 कहता है मोरबाउंड पेशेंट हु इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट द ऑपरेशन। P5 अगर आ जाए या इस तरीके का आपके क्वेश्चन में आ जाए कि नॉट सर्वाइव विदाउट द ऑपरेशन, समझ जाओ P5 स्टेटस की बात हो रही है। तो अब इसको नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई पेशेंट नॉर्मल है तो नॉर्मल, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी है ना। हेल्दी पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम सीवियर में कहीं पे, मतलब क्वेश्चन में कहीं सीवियरिटी नहीं मेंशन है, समझ जाओ P1 का जाएगा। तो P1 का हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मैं आपको समझा दूंगा अभी चल के, ठीक है। P2 में क्या है, नॉर्मल पेशेंट है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, सीवियरिटी नहीं है, फिर भी इसमें माइल्ड सिस्टमैटिक डिजीज है लेकिन सीवियरिटी नहीं है, तो P2 है। जहाँ पे सीवियर और डिजीज आ जाए वहाँ P3 हो गया। P4 कैसे समझेंगे, ये समझेंगे कि पेशेंट को ना प्रॉब्लम ऐसी है सीवियर कि उसके लाइफ को भी खतरा है, थ्रेट टू लाइफ आ जाएगा उसके क्वेश्चन में, तो आप P4 समझ लेना। अगर आ जाए कि बिना वो ऑपरेशन के सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप ये समझो कि P5 है, ऐसे समझना है इसको। P6 क्या कहता है, डिक्लेयर ब्रेन डेड, जहाँ पे उसकी ये आ जाएगी ब्रेन डेड हो चुका है एंड कोई ऑर्गन जो है रिमूव हो रहा डोनर पर्पज से, मतलब तो ब्रेन डेड हो गया है, तो पेशेंट हुज ऑर्गन आर बीइंग रिमूव फ्रॉम द डोनर पर्पज। तो क्या होगा, ब्रेन डेड होने के बाद तो शरीर किसी काम की रह नहीं गई। तो फाइनली
डोनर पर्पस के लिए उसके ऑर्गन्स ले लिए जाते हैं। दिस 6 लेवल्स आर कंसिस्टेंट विद द अमेरिकन सोसाइटी of anesthesiologists. Ranking of patient physical status. Physical status included in the CPT code book to the listing among the various level of complexity of the anesthesia service provided. ठीक है, एग्जाम्पल 00100P1। ठीक है, तो ये है चीजें। ठीक है, कुछ क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे इसमें होता क्या है, मोर देयर वन क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस मे बी सिलेक्टेड, मेनी एनेस्थीसिया सर्विस आर प्रोवाइडेड अंडर particular difficulty circumstances depending on the factors such as the extraordinary condition of the patient, notable operative condition and unusual risk factor. This section include the important qualifying circumstances, है ना। ये चीजें मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे नॉर्मल में। देखिए जैसे जो सर्कमस्टांसेस के क्वेश्चन, इसके जो है ना सीपीटी रेंज है यहाँ पे ऊपर, प्लस प्लस का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, प्लस हमेशा एड ऑन कोड को इंडिकेट करता है, यानी कि एड ऑन कोड है। ये अकेले एक कोड अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ए सिंगल अकेले प्लस के साथ कोई भी आंसर आ जाए ABCD में, तो आप तुरंत एलिमिनेट कर देना, क्योंकि ना प्लस के साथ एड ऑन कोड कभी भी अकेला नहीं आ सकता। इसके साथ एक पेरेंट कोड होगा ही होगा, यानी कि अगर एक कोड जा रहा है तो साथ एक कोड और जाएगा आगे, फिर इस सेकेंड लेवल पे कोड होगा। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ABCD में कभी भी एक ऐसा आंसर आया जिसमें प्लस के साथ कोई सीपीटी जा रही हो, सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना, उस मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब ये सारे जो है ना एड ऑन कोड्स हैं। अब कुछ सर्विसेज होंगे, उसके बाद ये लिखा रहेगा उसमें एनेस्थीसिया फॉर अ पेशेंट, है ना, एक्सट्रीम एज यंगर देन 1 ईयर एंड ओल्डर देन 70, 1 साल से बड़ा 70 साल से नीचे, इन एडिशनल कोड ऑफ प्राइमरी एनेस्थीसिया प्रोसीजर। ठीक है, मतलब एक कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें ना पेशेंट की एज होगी 1 साल से बड़ा और 70 साल से नीचे, तो उस सिचुएशन में ये वाली चीज पर अब यहाँ लिखा है, इसको देखो पैरेंथेटिकल नोट हमेशा पढ़ना है हमें, खास करके एनेस्थीसिया चैप्टर में। द फॉर प्रोसीजर परफॉर्मर इन इनफैंट यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज टाइम ऑफ सर्जरी। ये जो 4 सीपीडीज है ना, ये सीपीडीज आप देखेंगे जब, तो इस सिचुएशन में एक कोड आपको मिलेगा। एक मैं आपको सीपीडी दिखा देता हूँ। सिक्स 00326 00, तो ये देखते हैं, ये देखो 00326 एनेस्थीसिया फॉर ऑल प्रोसीजर ऑन द लेरिंग्स एंड ट्रैकिया इन चिल्ड्रेन यंगर देन 1 ईयर ऑफ द एज, डू नॉट रिपोर्ट कंजक्शन विथ 99100। ठीक है, अब इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या क्या, अब इस सिचुएशन में देखो आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमने जो भी पढ़ा, जो भी सिनेरियो था, उसमें कह रहा था कि ये जो है इनके साथ जा सकता है, यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज और यंगर देन 1 ऑफ द ईयर। ठीक है, 1 से 70 साल तक के लिए एक सीपीटी कोड इसके साथ जा सकता है। लेकिन जब हम उन सीपीटीज पे जा रहे हैं तो सीपीटीज क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, फॉर प्रोसीजर जैसे मान लो ये है, ये लिख रहा है डू नॉट रिपोर्ट 326 कनेक्शन विथ 99100। यानी कि कभी आपके क्वेश्चन में जानते हो होता क्या है, हमें तो गाइडलाइन याद होती है कि चलो इसके साथ एक कोड जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में होता है क्या, क्वेश्चन में दे देता है इन सीपीटी के साथ ये वाली सीपीटी भी आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कुछ ऐसी सीपीटी है जिसके साथ इनको जाना ही नहीं है, मतलब गाइडलाइन तो कहती जाना चाहिए, लेकिन सीपीटी का जो पैरेंथेटिकल नोट होता है वो बना कर देता है। तो आपको इस सिचुएशन में इसके साथ अगर कुछ ए सीपीटी जा रही है तो आप तुरंत एलिमिनेट करो उसे, यानी कि आपका नॉर्मल सीपीटी कोड यही सही होगा। ये किसके लिए, एनेस्थीसिया फॉर ऑल प्रोसीजर ऑन द लेरिंग्स एंड ट्रैकिया इन द चिल्ड्रेन, है ना। सिंपल आपको ये मैच करना है कि जो एनेस्थीसिया दिया जा रहा है ऑल प्रोसीजर ऑन द, मतलब किस प्रोसीजर के लिए, लेरिंग्स जो हमारे गले में होती है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, एंड ट्रैकिया जो हम सांस की नली होती है, और वो भी किसके लिए, यंगर देन 1 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, चिल्ड्रेन है और 1 साल से ऊपर के लिए। तो उस सिचुएशन में अगर कोई आपके क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद होगा क्या, आपके पास ऐसा भी इसमें एक आंसर होगा जिसके साथ इस सीपीटी के साथ ये वाला कोड भी जा रहा होगा। तो आप इस पैरेंथेटिकल नोट को ध्यान रखना हमेशा, इससे आप उसको तुरंत एलिमिनेट कर पाओगे, तो जिससे आपका क्वेश्चन एक आंसर तो कम से कम क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये तो नहीं जाना है, तब ABC में से कुछ तो कुछ फाइनलाइज आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
अब आते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन इसके साथ भी 99116 एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल बॉडी हाइपोथेमिया, ठीक है, इन एडिशन टू कोड फॉर प्राइमरी एनेस्थीसिया प्रोसीजर। देखो ये कह रहा है कि प्राइमरी एनेस्थीसिया प्रोसीजर चाहिए ही चाहिए, इनको ऐसे आप नहीं बिल कर सकते, सबके साथ ये सिचुएशन है। इसमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेटेड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन इन एडिशन कोड फॉर द प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी को एनेस्थीसिया हो रही है उसके साथ कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बन जाता है जहाँ पे इन कोडों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में एक कोड एडिशनल कोड के तौर पे चले जाते हैं। 99140 ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इमरजेंसी कंडीशन, कोड फॉर प्राइमरी एनेस्थीसिया इमरजेंसी डिफेंसिव एग्जिस्टिंग व्हेन द डिले ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट वुड लीड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज द थ्रेट ऑफ द लाइव बॉडी पार्ट, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देख लेते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है। एनेस्थीसिया होता है 5 टाइप का, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए हम इस गाइडलाइन को समझ लेते हैं। जितना मैंने आपको बताया बस आप इसको रिवाइज कर लो, इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।